दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे तो दिन में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी लेकिन स्टॉक में तेजी रह नहीं पाई। इस समय %0.5% के आसपास की तेजी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पुराने मामले में यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेहुल चौकसी ने फ्रॉड किया था आईएफसीआई के साथ, उसको लेकर अपडेट है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। आईएफसीआई इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस फ्रॉड करने के लिए सरकार ने बनाई थी कंपनी, काफ़ी भारी भरकम कर्ज में थी। फिलहाल कंपनी अपने एनपीए को कम कर रही है। इस बार भी जो लॉस कंपनी ने बताया, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। क्या इस सरकारी एनबीएफसी में दांव लगाना चाहिए? क्या ये भी आने वाले समय इरडा और आईआरएफसी जैसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दे सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एनएचपीसी लिमिटेड की बात करूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एनएचपीसी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक अभी भी 100 से नीचे है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईएफसीआई की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 72.10 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग थी 71.64 के आसपास। इंट्राडे में 73.45 का हाई भी बनाया, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो 71.80 का इसने लो बनाया और इस समय 71.96 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.45% की तेजी, यानी लगभग %0.5% के आसपास की तेजी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि 2022 में एफआईआर रजिस्टर की गई थी गीतांजलि जेम्स के जो प्रमोटर है मेहुल चौकसी, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जो 25 करोड़ का लोन लिया है आईएफसीआई से, उसके लिए जो गोल्ड और डायमंड उन्होंने गिरवी रखे थे उसकी वैल्यू गलत बताई थी, यानी उसको रकम को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया था। और इस मामले में लेकर अब जो सीबीआई के ऊपर जो इसका केस चल रहा है, फिलहाल मेहुल चौकसी तो आपको पता है इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है और मुंबई कोर्ट ने कहा है कि मेहुल चौकसी ने फ्रॉड किया था आईएफसीआई के साथ और जो रकम बताई थी वो रकम बढ़ा चढ़ा के बढ़ा दी थी। जितनी उसकी ज्वेलरी की वैल्यू थी उससे ज़्यादा उन्होंने रकम बताई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नकली ज्वेलर और डायमंड देखे भी अलग अलग जगह से बहुत सारे लोन उठाए। तो इन्होंने चीटिंग की है कंपनी के साथ में, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है और कोर्ट ने इसको मान लिया है। लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात है कि मेहुल चौकसी इंडिया में नहीं है। अब वो इंडिया में आएंगे तभी ये सारे पैसा रिकवर हो पाएगा। तो देख सकते हो कि इसी को लेकर कोर्ट ने मान लिया है। अब मामला सीबीआई के हाथ में। सीबीआई ने ही 2022 में एफआईआर दर्ज की थी और अभी मामला आगे बढ़ रहा है गीतांजलि जेम्स के मेहुल चौकसी के ऊपर। आने वाला समय में क्या होगा, मेहुल चौकसी जब तक इंडिया नहीं आते तब तक रिकवरी होनी मुश्किल है। और इसी तरह से बहुत सारे देख सकते हो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने फ्रॉड किए थे और उस वजह से भी आईएफसीआई को बहुत भारी भरकम लॉस हुआ पिछले दिनों। अब एक अच्छी जो खबर है इस समय आईएफसीआई लिमिटेड के लिए कि म्यूचुअल फंड ने जुलाई महीने में खरीदारी किया। 3 नए म्यूचुअल फंड इंटर हो चुके हैं, आईएफसीआई में खरीदारी कर रहे हैं। इस समय एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे अब म्यूचुअल फंड खरीदारी शुरू कर चुके हैं। और क्यों ना हो, स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। 90 रुपीज़ को क्रॉस करते स्टॉक फिर से नीचे आ गया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, इस बार रिजल्ट भी काफ़ी ठीक रहा है। रेवेन्यू 282.12 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 133% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट इनकम -108.2 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 22.7% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -38.55% है, जहाँ पे 66.89% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है। भले ही लॉस हो लेकिन लॉस में कमी आ रही है। अब आप देख सकते हो कि जून 2023 में 129 करोड़ का लॉस था, जो इस समय 87.97 करोड़ के लॉस के आसपास आ गया। तो लॉस में काफ़ी कमी आई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी। मार्च में 157 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और दिसंबर में 39.32 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में 174 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट से फिर कंपनी लॉस में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन आप देख सकते हो कि ये स्टॉक की संभावना काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है
और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज कह सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग इसकी अच्छी है और दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक बार एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 94.65 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 94.13 के आसपास। इंट्राडे में 97.35 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 94.50 का है। तो निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि करेक्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 96.70 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.73% की तेज़ी बनी हुई है, यानी स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ठीक लग रहा है, खरीदारी हो रही है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इंडिया में आए और वो देख सकते हो कि अब 20 अगस्त को उनकी मुलाकात हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ में होने वाली है। और इस मीटिंग के दौरान देखें तो मलेशिया और इंडिया मिल के आने वाले समय में कुछ बड़े निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ बड़े एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। मलेशिया इंडिया के साथ में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेकर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी अगर आप देखें तो मलेशिया में इंडियन कंपनियां अपने झंडे गाड़ रही है। मलेशिया के अंदर 70% इस समय जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, इंडियन कंपनियां, जिसमें आप रेजोर पे और पाइन लैब्स करेंटली डोमिनेट कर रहे हैं पूरे मार्केट को। 70% इंडियन कंपनियों के हाथ में डिजिटल करेंसी का बिजनेस है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया ऑलरेडी विश्व के अंदर काफ़ी आगे निकल चुका है और इसीलिए आसपास के जो पड़ोसी हमारे देश है वो इंडिया के साथ में इसी तरह से बहुत सारे बिजनेस टाइप करते हैं। तो जो अनवर इब्राहिम है पीएम मलेशिया के, वो इंडिया में इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी निवेश की संभावना को तलाशेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए आने वाले समय जो संभावना दिख रही है उसमें एक बड़ी संभावना अब दिख रही है एनएचपीसी लिमिटेड के लिए, क्योंकि एनएचपीसी भी ग्रीन सेक्टर में सक्रिय कंपनी हो चुकी है और डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले समय एनएचपीसी को बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वृद्धि हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तो देखो कि दिसंबर 2023 में 1697 करोड़ के आसपास था, जो मार्च में कम होकर 1652 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन जून में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, 2418 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है। तो आप देख लो कि काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 1259 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में 910 करोड़ के आसपास आ गया, यानी घटा काफ़ी, लेकिन इस बार जून में 1138 करोड़ के आसपास है। तो खर्च में मार्च के मुकाबले वृद्धि हुई है, लेकिन दिसंबर के मुकाबले अभी भी कमी है। तो ये ठीक है कि उतना खर्च नहीं बढ़ा है जितना इसका रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 438 के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 742 करोड़ हो गया और जून आते ये 1280 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 546 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2023 में, जो मार्च में 698 करोड़ तक पहुँच गया और जून 2024 आते 1024 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। अब यहाँ पे अगर एनालिस्टों की राय देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की जो अगर आप एनालिस्ट देखें तो 2 आपको दिखाई देंगे, जो 1 वीक पहले 3 थे, 1 कम हो गया है। बाय की रेटिंग देने वाले देखें तो 1 महीने पहले 1 था, जो अभी समय 2 हो चुके, तो 2 स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 2 बाय की रेटिंग दे रहे हैं। एक होल्ड की रेटिंग है जो अब तक नहीं था, यानी 1 वीक पहले यहाँ पे होल्ड की रेटिंग देने वाला कोई भी एनालिस्ट नहीं था, लेकिन एक आ चुका है। ऐसे में अब टोटल जो बाय की रिकमेंडेशन करने वाले हैं वो 5 हो चुके हैं। सेल की रिकमेंडेशन करने वाले पहले 2 थे 1 महीने पहले, जो अब 1 हो गया है। स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग वाले पहले 1 था, जो 2 हो चुके हैं। इसके तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की होल्डिंग देने वाले आपको यहाँ पे 3 दिखाई देंगे। तो 3 सामने बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सामने ये आप देखो कि 5 है जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का है और इसीलिए इसमें निवेश किया जा सकता है या आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक बार इसकी रेटिंग को देख लेते तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी ठीक है, लेकिन EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक है। 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में ज़बरदस्त है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और प्राइस स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में कमजोर है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इस स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।